हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। पार्ट है वो फोर्थ, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक का पोर्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में एक पूरा डिटेल में आपको समझ में आने लग जाएगा कि एक्चुअल में क्या है डीपीएसपी। ध्यान रखें कि जो कुछ भी कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है वो टू द पॉइंट है, उससे और ज्यादा रिड्यूस करने की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि एक अप्रोच जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की है वो तो देखो डिटेल्ड है, बट हमारे पास में कंटेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा कंसाइज है, जिसके चलते आप बहुत कम एफर्ट्स में भी अपने रिवीजन को एक अच्छा पुश दे पाएंगे। ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें कि आपको पॉलिटी के लिए ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, चाहे फिर वह आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या फिर रिवीजन कर रहे हैं। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस हैं। ये बेसिकली पीवाईक्यूज हैं। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन देखना है, अपनी तरफ से आंसर देना है, अगर आपको थोड़ा बहुत अप्रोच डेवलप हो रखी है आपकी खुद की स्टडी के बेसिस पे। अदरवाइज आप जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट करोगे तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर देना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। पहला क्वेश्चन देख लें। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, ये 2021 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझ लिया कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ किस चीज का वायलेशन करती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है डीपीएसपी, थर्ड है डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, थर्ड आपका राइट टू फ्रीडम, और फोर्थ है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन का, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देना, इसका आंसर आपको देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, ये आप बताओ। 2020 का क्वेश्चन है ना, कहने का मतलब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होती है या सेपरेटली ऑपरेट करेगी, ये प्रोविजन कहां पर है ना। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड डीपीएसपी, थर्ड सेवेंथ शेड्यूल, फोर्थ है कन्वेंशनल प्रैक्टिस। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और डेमोक्रेसी के तीनों पिलर्स को लेकर के ये अपने आप में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका भी आपका आंसर दे देना है। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहेगा। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो ज्यादा टाइम लिए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, डीपीएसपी की जब बात आती है तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि डीपीएसपी का मतलब क्या है। यहां पर बोला क्या जा रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। अब स्टेट को पहले हमें समझना होगा, फिर स्टेट की पॉलिसीज तो है, योजनाएं, राइट। तो स्टेट कौन कौन है भाई, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, दोनों इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा कोई भी लोकल अथॉरिटीज या फिर पब्लिक अथॉरिटी, मतलब सरकार या सरकारी तंत्र, ये सारा मिलाकर के आपका स्टेट कहलाता है अगर हम डीपीएसपी की बात करें। तो पॉइंट यहां पर यह है कि स्टेट के द्वारा कोई भी योजना बनाई जाए तो उनको किन सिद्धांतों को, किन आइडियल्स को, किन आदर्शों को ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए, वही चीज आपको मेंशन मिलेगी डीपीएसपी में। सिंपल सी बात है। तो ये आइडियल्स क्या है, हम एक ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां पर कि एक एक इंडिविजुअल को एम्पावर्ड फील हो, है ना। हमें कहीं ना कहीं हमारे देश की कमजोरियों को खत्म करते हुए खुद को स्ट्रॉन्गर पोजीशन में ले जाके खड़ा करना है। तो क्या चीजों पर ध्यान रखते हुए हमें काम करना होगा। देखो, एक डिबेट बड़ा इंटरेस्टिंग आता है यहां पर, कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट कर रहे थे, तो एक था कि भाई फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको तो हमने पार्ट थर्ड में डाल दिया और उनके लिए हमने बोल दिया कि वो जस्टिशिएबल है। इसका मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स का कहीं वायलेशन हो, कोई ध्यान ना दे, तो आप सीधा कोर्ट में जाकर के और अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। बट वहीं पर डीपीएसपी की बात आई तो बोले ये भी एक तरीके के अधिकार ही है, इनको हम क्यों एक तरीके से नॉन जस्टिशिएबल रख रहे हैं। तो पॉइंट ये आया था कि देखो, आने वाली जनरेशंस के ऊपर भी हमें कुछ छोड़ देना चाहिए कि वो एज पर द सर्कमस्टांसेस, एज पर द रिसोर्स अवेलेबिलिटी, वो अपने हिसाब से अपने सिचुएशन को देखते हुए काम कर लेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे कि डीपीएसपी जो हैं वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को ही सप्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे, कि हाँ भाई, लोगों को हमने फंडामेंटल राइट दे दिया, इसका मतलब उनको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का तो एक तरीके से मुजाहिरा दे दिया, बट साथ ही साथ हमने बात की है पॉलिटिकली नहीं, हमें सोशियो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करना है, सोशियो इकोनॉमिक मैनर में भी हमें डेवलपमेंट एस्पेक्ट में काम करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डीपीएसपी को डाला गया। बट अगेन, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम पर हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी थी, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे फोर फादर्स ने क्या डिसाइड किया कि देखो,
कुछ हमें काम ऐसे जो एकदम जरूरी है वो तो हम फंडामेंटल राइट में अभी डाल देते हैं, और फिर जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो आने वाली जनरेशन्स को भी कुछ करने दो, उनको भी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कदम उठाने दो। जो प्रायोरिटी है वो तो हम कर ही रहे हैं फंडामेंटल राइट बना के, बाकी है डीपीएसपी में डाल दो, जो डायरेक्शन देते रहेंगे, दिशा निर्देश देते रहेंगे, और आने वाली सरकारें फिर अकॉर्डिंगली काम करती चली जाएंगी। सिंपल। तो बेसिकली डीपीएसपी क्या है, ये स्टेट को किन बातों को ध्यान रखते हुए अपने काम करने चाहिए, कोई भी पॉलिसी कोई भी कानून बनाते टाइम पे उनसे रिलेटेड ये आदर्श हैं। कहने का मतलब क्या करना चाहिए, ये जो चीज है ना ये डीपीएसपी के अंदर है, स्टेट को सरकार को क्या करना चाहिए। इसके अलावा ये एक तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर रिकमेंडेशंस हैं जिनका ध्यान रखते हुए लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस एंड पॉलिसीज पे काम किया जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नोवल फीचर बताए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर कि एक्चुअल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या टारगेट है। तो इसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो ये तक बोल दिया कि दीज आर द नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है, कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी किसको कंसिडर किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि वैसे तो प्रीएम्बल को बोल दिया जाता है जनरल में, पर अगर क्वेश्चन आ जाए ना, ध्यान रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, तो सीधी बात है फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी दोनों को ऐड कर दोगे ना, तब आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी तैयार हो जाएगी। समझ के, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है अपने को। तो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी दोनों मिलकर के फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और साथ ही साथ ग्रैनविल ऑस्टीन, ओके, इनके ग्रैनविल ऑस्टीन, ओके, इन ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल साइंटिस्ट रहे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रहे हैं, तो इनके द्वारा ये कहा है भाई कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्शियंस दैट मीन विवेक या आधार की बात की जाए तो वो आप देख सकते हो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत। फिर बात आती है कि कहां से हमने हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस डाले, तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पिक किया, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आया था भाई, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसकी बात करें तो जरिया कहां से आया, जरिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था। आपको ध्यान है, हमने देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि क्यों है, तो उसमें एक फैक्टर था हिस्टोरिकल फैक्टर। तो उसका मतलब क्या है भाई, सीधी बात है कि हमारे पास में इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स हमने देखे जो हमारे कहते हैं ना कि एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए, तो हम उन चीजों से लर्न करते हुए उन चीजों को एड ऑन करते चले गए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का प्रोविजन था, मतलब दिशा निर्देश देने के लिए कुछ पॉइंट्स थे, और उन्हीं पॉइंट्स को अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड थे। तो मोटी बात करें तो आपसे अगर पूछा जाए सोर्स क्या है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए, तो भाई आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन सीधा जाएगा। वो बात अलग है कि वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है और हमारे यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू यहां पर आया, बट जो मेजर आइडिया है वो कहीं ना कहीं हमने आइडिया कहां से लिया, 1935 एक्ट से। ठीक है। इसके अलावा किस तरीके की पॉलिटी को स्टैब्लिश करने की बात करता है भाई, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मैंने बताया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए हमारे फोर फादर्स ने फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे दी, जहां पर एक तरीके से स्टेट के ऊपर बहुत सारी, स्टेट मतलब सरकार और सरकारी तंत्र के ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस लगाई, वहीं पर सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ऐसी बातें कही गई हैं कि स्टेट को यह करना चाहिए, स्टेट शुड डू दिस, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहे हैं कि स्टेट के ऊपर कहीं ना कहीं लिमिटेशन लगा रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में तो आपको एक नेगेटिव अप्रोच दिखेगी, किसी को रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर डीपीएसपी की बात करें तो ये स्टेट्स को पुश करते हैं, प्रोमोट करते हैं, तो ये अपने आप में क्या है, एक तरीके की पॉजिटिव अप्रोच। तो ये थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। इसके अलावा आर्टिकल 37 है ना, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल इन गवर्नेंस, हम बात करें कि भाई किस तरीके से तंत्र को काम करना चाहिए, सिस्टम को काम करना चाहिए, उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स है उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ आर्टिकल 37 में, है ना। और स्टेट दैट मींस हमने बात ऑलरेडी कर ली, स्टेट का मतलब कि उनको इन सिद्धांतों को ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए, इसीलिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोल दिया। इसके अलावा आप बात कर सकते हो कि डीपीएसपी की इंप्लीमेंटेशन को लेकर के कई बार केसेस जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। मुद्दा क्या है, देखो सिंपल सा है, यहां पर आप इस बात से समझिए कि सरकार को कोई भी काम करनी है, स्टेट को, मान लो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेटिव
इम्प्लीमेंटेशन है लॉज की, है ना, या फिर कोई भी लॉ बनाया है लेजिस्लेचर ने, तो वो किसको ध्यान रखते हुए बनाएंगे भाई? सीधी बात है, डीपीएसपी को ध्यान रखते हुए। बट पॉइंट क्या आता है कि जब किसी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ लाया जाता है या पॉलिसी बनाई जाती है, तो वो जरूरी नहीं है कि सबका फायदा वहां पर हो, है ना, कुछ लोगों का वहां पर इंटरेस्ट हार्म भी हो सकता है। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि ये खेत है, इस खेत के बीचों बीच से अगर रोड निकल जाए तो बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। बस फर्क इतना सही है कि खेत का मालिक राजी हो जाए। अब खेत का मालिक अगर वहां पे राजी नहीं होगा तो फिर वहां पर डेवलपमेंट रुक जाएगा, लोगों को रोजगार मिल सकता है वो रुक जाएगा। तो कहने का मतलब कि डीपीएसपी की इंप्लीमेंटेशन रुक जाएगी क्योंकि उस इंडिविजुअल के कुछ अधिकार हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर एक सबसे बड़ा अड़चन में आने वाला जो अधिकार था वो आर्टिकल 31 हुआ करता था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। कि हाँ भाई यहां पर उस खेत का अधिकार, खेत के ऊपर उस इंडिविजुअल का खुद का अधिकार है मालिक का, तो और वो भी फंडामेंटल राइट हो, तो आप कैसे इसको हटा सकते हो? बट टाइम के साथ साथ में आर्टिकल 31 को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं माना गया, जो केशवानंद भारती केस आया, और उसके बाद में आप देखते हो कि इस तरीके से प्रॉपर्टीज का जो मामला था उससे रिलेटेड केसेस कहीं ना कहीं टैकल होने लग गए। कि भाई सीधी बात है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, जनता के बहुत बड़े समूह को आगे बढ़ाने के लिए अगर दो चार जनों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट में आप थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि यहां पर एक ट्रेन है, इधर दो, आपको देखते हैं दो ट्रैक्स इधर जा रहे हैं, इधर से ये ट्रेन आ रही है, इधर दो जने बैठे हैं, इधर पांच जने बैठे हैं, ट्रेन बहुत स्पीड में है। अब आप बताओ इस ट्रेन का क्या करने वाले हो, कैसे आप लोगों को बचा सकते हो? अब अगर ब्रेक लगाओगे तो ट्रेन में बैठे हुए लोगों की डेथ हो जाएगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। इधर पांच वालों की तरफ लेके जाओगे तो प्रॉब्लम है, इधर दो वालों की तरफ लेके जाओगे तो शायद आपको कम डैमेज देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो की तरफ मुड़ाना पड़ेगा ट्रेन को। तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आ जाता है कि किस तरीके से आप सही दिशा का यूज करते हुए मिनिमम लॉस के साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम आउटकम ला सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है, इंडिविजुअल के अधिकार कई बार डीपीएसपी के इंप्लीमेंटेशन के अंदर आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो ये एक अपने आप में बड़ा गजब का डिबेट चलता रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 बी एंड सी, ये किसका पार्ट है भाई? फोर्थ पार्ट के अंडर ही आ गया, अगेन डीपीएसपी। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक तो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम, और एक वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन को अवॉइड करना। इसका मतलब ये कि कुछ लोगों के हाथ में ही सारे रिसोर्स ना चले जाएं, उसके ऊपर सरकार काम करती जाएगी। ये एक सोशलिस्टिक अप्रोच वाला आप कह सकते हो आर्टिकल है ना। हम बात करेंगे आगे, समाज के हिसाब से सोच रहे हो, समाज का मतलब क्या हो गया, ज्यादा लोगों के बारे में आप अच्छे से सोचना चाहते हो, कुछ लोगों को शायद उसमें नुकसान उठाना पड़े, है ना। तो पॉइंट यहां पर आता है कि आर्टिकल 39 का बी और सी जो पार्ट है ना, उसको इंप्लीमेंट अगर करें और उस टाइम पर अगर आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन हो, तब आप देखोगे कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। रीजन बीइंग, वहां पर ओवरऑल ये देखा जाएगा कि आर्टिकल 39 बी और सी का ध्यान रखते हुए, जिसमें मैंने क्या बोला, एक तरीके से सोसाइटी में वेल्थ कंसंट्रेशन को आप खत्म करना चाहते हो, इनइक्वालिटीज को खत्म करना चाहते हो, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन में आर्टिकल 14 और 19 का कहीं वायलेशन हो तो उसमें यह देखा जाएगा कि वायलेशन की ग्रेविटी क्या है, और चांसेस ये रहेंगे कि जो डेवलपमेंट के जो भी काम किए जा रहे हैं जिसमें वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट होने से बचाने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पर आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन एक बार सेट भी किया जा सकता है कि भाई इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, जो कि डीपीएसपी को ध्यान रखते हुए सरकार के द्वारा किया जा रहा है। समझ गए? इसके अलावा आज के टाइम पे देखा जाए तो कोशिश ये रहती है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में एक बैलेंस बना रहे। ऐसे में ध्यान रखें कि जब कभी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट, अब सीधी बात है, इंप्लीमेंटेशन अगर होगी कोई भी योजना की, कोई भी आप कोई भी स्कीम उठा करके देख लो, सरकार के द्वारा बनाई हुई हो कोई भी प्रोग्राम, आपको उसकी जड़ है ना डीपीएसपी में दिख जाएगी, है ना। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो पार्ट फोर्थ के अलावा भी है, बट मोटी बात करें तो हम क्या चाहते हैं, हमारा एम क्या है, हम किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी पॉलिसीज बनती हुई दिखेंगी आपको। तो ऐसे में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाना जरूरी है। ये एक बात फाइनली कंक्लूड हो जाती है मिनर्वा मिल केस के अंदर, ठीक है। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स है ना, ये देखो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसका भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप कोई भी लॉ पॉलिसी बनाओ तो उस टाइम पर उसका एग्जीक्यूशन इतना स्मूथ होना चाहिए कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजन या आत्मा जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो वहां पर कहीं ना कहीं वायलेट ना हो जाए। ये प्रिकॉशनरी मैनर में हमें काम करना होता है।
ठीक, राइट। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा फीचर्स को और खंगाल लेते हैं डीपीएसपी के। सबसे पहली चीज तो ये अपने आप में सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को बड़ा डिटेल में बताते हैं कि एक्चुअल में क्या काम करना होगा, जिससे कि हमारे देश के अंदर जो बैकवर्डनेस है उसको खत्म करके हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट बन सके। दूसरी बात, ये मोरल ऑब्लिगेशन है स्टेट अथॉरिटीज पे। इसका मतलब काम करते टाइम पर आपको ये करना चाहिए, ये करना होगा नहीं, करना चाहिए सजेस्टिव मैनर के अंदर। तो वो चीजें जब कोई देखेगा, यार मुझे कोई सजेशन दे रहा है कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए, तो आप एटलीस्ट उसके बारे में सोचोगे, अप्लाई करोगे उन चीजों को अपनी लाइफ के अंदर, तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। बट सही मायने में देखा जाए तो मोरल ऑब्लिगेशन बोल करके इसको साइड भी नहीं किया जाएगा। वहां पर यह देखा जाएगा कि एक्चुअल में डीपीएस पे इंप्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब सरकार या फिर जो भी स्टेट है ना, उनके द्वारा सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट में कोई भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है, तो उसके पीछे मोरल फोर्स या मोरल आइडिया जो है वो डीपीएसपी से लिया जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। नेचर की बात मैंने बता दी। फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव भी रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ राइट्स हैं वो स्टेट के ऊपर लिमिट इंपोज करते हैं। वहीं पर डीपीएसपी हमेशा पॉजिटिव है। रीजन बीइंग कि डीपीएसपी डायरेक्शन दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा करो, है ना। फंडामेंटल राइट क्या करें, ऐसा करने से रोकेगा, स्टेट ऐसा नहीं करेगा। ये अप्रोच हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के लिए सप्लीमेंट्री होते हैं, और जहां कहीं भी फंडामेंटल राइट्स के इंप्लीमेंटेशन के चलते कोई वैक्यूम रह रहा है, कुछ चीजें प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, तो समय के साथ में सरकारों के द्वारा, जो भी हमारा सिस्टम है उसके द्वारा सोशो इकोनॉमिक राइट्स को इंश्योर करते हुए आगे से आगे प्रोग्राम और काम बनाए जाएंगे। जैसे कि एजुकेशन की हम बात करें तो आर्टिकल 45 में पहले सीधा सा प्रोविजन था, डीपीएसपी के अंडर आ गया ये, है ना। तो उसमें क्या था कि भाई आप 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन की व्यवस्था करोगे, आपको करना चाहिए, ये सजेशन दे दिया। अब करोगे मतलब पॉजिटिव अप्रोच होगी। अब जैसे ही 2002 में 86 अमेंडमेंट आता है, क्या होता है जी, उसमें आर्टिकल 45 को अमेंड किया गया, और 6 से 14 साल वाला जो प्रोविजन है वो तो आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट बना दिया। इसका मतलब एजुकेशन से रिलेटेड इतना ज्यादा डिटेल या फिर कहेंगे टू द पॉइंट हमारे पास में पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, राइट। पर उसको अब इंप्लीमेंट कर दिया, और आर्टिकल 45 में प्रोविजन क्या कर दिया कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके फूड और एजुकेशन की व्यवस्था करेगा स्टेट। इसका मतलब स्टेट के लिए अब आगे का टास्क असाइन हो गया, और जो कर दिया आपने उसको आप इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट हो गया, जिसमें कि एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, राइट। तो इस तरीके से क्या हो गया कि जहां कहीं भी कुछ कमियां अगर दिखेगी फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि देखो पॉलिटिकल साइंस क्यों बोला गया है, या ये पूरा मैकेनिज्म है, ये साइंटिफिक मैनर में कैसे चल रहा है, क्योंकि समय के साथ में हमें हमारे लॉस को, हमारे सिस्टम को चेंज करना होगा। अदरवाइज ऑब्सोलीट हो जाएगा ना, तो फिर वो पुरानी मशीनरी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फिर उसकी इज्जत भी नहीं रहती। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जब डीपीएसपी की बात हो रही थी और राइट्स की इनकी बात चल रही थी ना, तब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे सर BN राव, उनके द्वारा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली गई कि हमें अधिकारों को है ना डिवाइड कर देना चाहिए जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल दो कैटेगरी के अंदर। जस्टिशिएबल वाले तो कौन से, कि भाई वो जो कंपल्सरी है, जो मिलने ही चाहिए सिटीजन्स को, और वो अगर नहीं मिलते हैं तो सीधा वो जुडिशरी में जाकर के अपने अधिकारों की बात कर सकें, तो वो तो जस्टिशिएबल बन गए, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। वहीं पर कुछ अधिकार ऐसे रख दिए कि भाई ऐसा कर अभी नहीं कर पाएंगे, रिसोर्सेज नहीं है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, आने वाली जनरेशन पता नहीं किस सोच की होगी, तो उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं, उनको हम नॉन जस्टिशिएबल बना देते हैं। तो बेसिक्स जो थे उनको फंडामेंटल राइट में डाल दिया, और नॉन जस्टिशिएबल को डीपीएसपी में डाल दिया, जो कि मोर और लेस समय के साथ में फिर सरकारें और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर इंप्लीमेंट होते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करते रहते हैं। तो नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या हो गया, नॉट लीगली एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट। कोर्ट के द्वारा आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते हो अगर डीपीएसपी का कहीं पे वायलेशन हो रहा है तो। बट यस, ये ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी लॉ अगर चैलेंज किया जा रहा है कोर्ट में, है ना, जुडिशरी में, तो जुडिशरी वहां पर डीपीएसपी को ध्यान रखते हुए ये जरूर चेक करेगी कि कहीं डीपीएसपी के को इग्नोर तो नहीं किया, डीपीएसपी को ध्यान रखते हुए तो लॉ बनाया गया है ना। बस ये है कि डीपीएसपी के वायलेशन को लेते हुए आप डायरेक्टली केस नहीं कर सकते। हाँ, एक सप्लीमेंट्री मैनर के अंदर भले ही यूज हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स के साथ में डीपीएसपी का। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजों के समय में जो हमारा स्टेट था वो पुलिस स्टेट था, मतलब डंडे की नोक पे काम हुआ करते थे। पर अब हम हो चुके हैं वेलफेयर स्टेट। देखो, जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की
या सिविल सर्विसेज की बात आती है ना, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एक पुलिस स्टेट का जो माइंडसेट है वो चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम एक कल्याणकारी राज्य की भावना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर जो भी सिटीजन इंडिया का बने या इंडिया का सिटीजन है, उनकी वेलफेयर के ऊपर काम हो, ना कि किसी को आप डंडे की नोक पे ये कहो कि ये करो अदरवाइज डंडे लगेंगे तुम्हारे। तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की अप्रोच हुआ करती थी, राइट। एम क्या है, हम जस्टिस इंश्योर करना चाहते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये इंश्योर करना चाहते हैं, जो कि मोर और लेस हमने प्रीएम्बल में बड़ी डिटेल में समझा था। ये कहीं ना कहीं आपको डीपीएसपी के को एक तरीके से आपको कह सकते हैं ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेन फिलॉसफी, कैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों मिलकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना। इसके अलावा कोर्ट को कभी भी कोई केस को अगर सुनना है, किसी भी कानून की वैलिडिटी को चेक करना है, तो वहां पर डीपीएसपी का यूज करते हुए कोर्ट जो है वो एग्जामाइन और डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को। बट अगेन मैं बोल दूं कि डीपीएसपी के वायलेशन को लेकर के आप केस नहीं कर सकते हो कि हाँ जी डीपीएसपी का वायलेशन इस पर्टिकुलर एक्ट में हो रहा है, आप देखो इसको बंद करो इसको। वो तो केवल एक फंडामेंटल राइट वाली बात है, आर्टिकल 32 में जो रिट आपको दी हुई है। बट यस, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट फिर डीपीएसपी को चेक कर सकता है अपनी खुद की चॉइस से कि हाँ जी देखते हैं कि क्या मामला है, डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए काम बना कि नहीं बना। सही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस जरूर देते हैं, है ना। और ये देखते हैं कि आर्टिकल 14 और 19 की जो प्रोविजंस है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो 6 आपकी फंडामेंटल राइट से, 7वां था आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी, जो अबॉलिश कर ही दिया था फिर बाद में 44th अमेंडमेंट के आधार पर। सो द पॉइंट इज कि आर्टिकल 14 एंड 19 के साथ में जो भी डीपीएसपी इंप्लीमेंट हो रही है उनके बैलेंस को भले ही चेक करता है सुप्रीम कोर्ट। ये देखता है कि जो कुछ भी डीपीएसपी को ध्यान रखते हुए इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं पॉलिसीज के, लॉज के, क्या वो अपने एक रीजनेबलनेस मेंटेन करते हैं। अगेन वही बात बता दूं कि कितने लोगों का फायदा हो रहा है, बहुत सारे लोगों का फायदा हो रहा है, कुछ लोगों के नुकसान पर तो शायद सुप्रीम कोर्ट एक बार यस बोल देगा कि करो यार ये काम, है ना। केशवानंद भारती केस भी मोटा मोटा ऐसा ही कुछ था, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम डीपीएसपी के। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं पर भी मेंशन्ड है नहीं कि हाँ भाई हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ये केवल और केवल जो इनका कंटेंट है ना डिफरेंट आर्टिकल्स का, उन्हीं के आधार पर डिवीजन किया हुआ है। तो ऐसे में हमारे पास में 3 कैटेगरीज अवेलेबल हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। अब देखो इन तीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले तो सोशलिस्ट आपको पता होना चाहिए। जब आप समाज को ज्यादा ध्यान में रखने लग जाओ, जब आप समाज की या सोशल वैल्यूज के ऊपर ध्यान देने लग जाओ, जिसमें एक इंडिविजुअल के साथ साथ इंडिविजुअल के अलावा आप एक ग्रुप के ऊपर ज्यादा फोकस करने लग जाओ कि हाँ भाई कैसे समानता मेंटेन होगी। जैसे हम कहीं पे कोई शादी में जाते हैं तो किस तरीके से सब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था मोर और लेस सेम सी होती है, कोई फर्क नहीं होता उसमें, है ना। तो वो जो चीज है ना वो समाज वाली चीजें हैं कि किस तरीके से कैसे काम होगा, और ये समाज के सिस्टम के ऊपर ही हमारे जो यहाँ पर डीपीएसपी के जो पार्ट हैं वो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के तौर पे देखे जाते हैं, जो कि मोर और लेस एक ऐसा स्टेट बनाना चाहते हैं जो कि कल्याणकारी राज्य होगा। अब इसके अंदर हमारे पास में जो आर्टिकल्स हैं उनमें आप देख सकते हो आर्टिकल 38, 39, ठीक है। आर्टिकल 38, 39, वन सेकेंड, यस आर्टिकल 38, 39, यस 38, 39, ठीक है। 41, 42, 43, 47। अब यहां पर आपको मैं एक फॉर्मूला दूंगा, वो आपको याद कर लेना है कि किस तरीके से हमें मेमोराइज करना है कि हाँ भाई कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। वो तो सोशलिस्ट है, गांधीयन है और लिबरल इंटेलेक्चुअल है। तो वो मैं बता देता हूं आपको। देखो सबसे पहले आप देखो यहां पर गांधीयन प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स की अगर बात करी जाए ना, तो आपको मोटा मोटा ये ध्यान रख लेना है कि 40 में 3 जोड़ दो, है ना। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, +3 के फॉर्मूला पे तो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। कैसे भाई? भाई सिंपल सी बात है, आर्टिकल 40 में 3 जोड़े 43 का बी आ गया, डन। फिर उसी के अंदर 3 और जोड़ दो 46, और फिर कंटिन्यू 47, 48। तो थोड़ा ये ध्यान रख लें, 40 से 43, 43 से 46, ये तो गांधीयन है। वहीं पर लिबरल इंटेलेक्चुअल में जाओगे ना तो दो दो का असर आप यहां पर डाल सकते हो +2 के कॉन्सेप्ट पे। कैसे? 44, 45, 46, 47 को आप जोड़ दो, छोड़ दो, अगेन यहां पर 3 का ही सिस्टम आ गया, ठीक है। 45 और 3 कितना आ जाएगा? 48, 3 कर लेना ये भी, है ना। और 48 के बाद में सारे के सारे आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे। तो कहां शुरुआत कहां से हो रही है वो हमें ध्यान रखना है।
तो गांधीयन में कहां से शुरू हो रही है भाई? 40 से। 40 में 3 जोड़ो, फिर अगले 3 जोड़ दो और फिर कंटिन्यू कर दो। तो गांधीयन में तो आपको 3 कितनी बार जोड़ने? 2 बार। वहीं पर लिबरल इंटेलेक्चुअल में शुरुआत तो कहां से हो रही है? 44। ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि शुरुआत कहां से हो रही है। बाद में आपको सिर्फ 3 ऐड करने हैं और फिर उसके बाद में एक 2 कंटिन्यू हो गए और फिर 3 ऐड कर दो और फिर उसके बाद में आप कंटिन्यू ले सकते हो, राइट। और इसके बाद में बचे हुए सारे के सारे आपके बच गए सोशलिज्म वाले। अब सोशलिज्म में कौन कौन से हैं हमारे, वो देखते हैं। आर्टिकल 38 क्या कह रहा है? ये कहता है कि हमें वही वेलफेयर स्टेट का आइडिया दे रहा है कि हम कैसे भी करके हम सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करना चाहते हैं। समाज में जो भी असमानताएं हैं, चाहे इनकम के आधार पर, स्टेटस के आधार पर, उनको हम खत्म करना चाहते हैं, जो कि मोर और लेस 44th अमेंडमेंट के आधार पर ऐड हुआ था। ये ध्यान रख लेना भाई, अमेंडमेंट जो मेंशन किए हुए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 39 क्या कह रहा है? 39 ए में तो प्रोविजन ये कहा, मतलब 39 के अगर डिफरेंट प्रोविजंस की बात करें तो 39 में स्टेट को क्या करना है? फर्स्ट, ये तो क्या कह रहा है कि आपको लोगों को लाइवलीहुड के लिए अच्छी व्यवस्था करके देनी है। महिलाओं के लिए और पुरुषों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर होना ही नहीं चाहिए। फिर आपका बी क्या कह रहा है कि आप रिसोर्स कंसंट्रेशन को अवॉइड करोगे, इवन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करोगे। सिमिलर मैनर में ही आपका सी क्या कह रहा है कि आप इकोनॉमिक सिस्टम को ऐसे डेवलप करोगे जिससे कि वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो, कुछ लोगों के हाथ में ही सारा मामला ना रह जाए पैसे का। तो बी और सी, आर्टिकल 39 और बी और सी क्या कह रहा है? डेवलपमेंट ऐसा करो जो कि सबका भला करे। समझ रहे हो बात को? अब यहां पर सबके भले के चक्कर में अगर 2 जनों को परेशानी हो और वो फिर आर्टिकल 14 और 19 को लेकर के और फिर चले जाते हैं फंडामेंटल राइट का नाम लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा? अगेन यही कि भाई आर्टिकल 39 बी एंड सी, इनको हम देख रहे हैं आर्टिकल 14 और 19 के बैलेंस में किसका वेटेज ज्यादा लग रहा है, तो फिर वहां पर डीपीएसपी को इंप्लीमेंटेशन अलाउ कर दिया जाता है। और ये जो प्रोविजन है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड कहीं पर भी अगर कोई इश्यू आता है तो उससे रिलेटेड कुछ आप कह सकते हो कि कुछ ट्रेंड सेट हो रखे हैं, तो उनमें आपका एक अमेंडमेंट के आधार पर आर्टिकल ऐड हुआ हुआ आर्टिकल 31C। वो कहता है कि डीपीएसपी को जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स वाली बात को थोड़ा सा देखा जाएगा कि कितना प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट होने में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए जब एक लार्जर स्केल पे इसके बेनिफिट पहुंच रहे हैं। तो इसके अलावा आर्टिकल 39 के ही डी ई एफ क्या कह रहे हैं भाई? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन एंड वुमेन के लिए। इसके अलावा हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, आप कह सकते हो हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, उसको ध्यान रखते हुए बच्चों को आप कह सकते हो फोर्सिबल अब्यूज से बचाओगे, वो सारी चीजें। इसके अलावा बच्चों की डेवलपमेंट में एक प्रॉपर माहौल बनना चाहिए, है ना। इसके अलावा बच्चों का बचपन और जवानों की जवानी, इसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों के प्रोविजन आर्टिकल 39 में हो जाते हैं। 39A या आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 के आधार पर ऐड हुआ था, जिसमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के प्रोविजन किए गए। और ये जो प्रोविजन आर्टिकल 39A के, ये आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के आधार पर इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई देते हैं। कैसे कि इसके तहत आप क्या कर रहे हो? आप नालसा जैसे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर रहे हो, जिसमें क्या हो रहा है? नेशनल लीगल एडवाइजरी प्रोवाइड की जाती है। भाई केस अगर किसी का चल रहा है, या मानो कि कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई लीगल डिस्प्यूट में उलझ गया, बट इंडिविजुअल के पास में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो जाकर के कोर्ट में केस करे और उसके पास वकील हो, तो ऐसे में स्टेट जो है, सरकार की तरफ से वकील मुहैया कराया जाएगा और फिर वो अपने हिसाब से अपना काम करेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पैसे वाला बंदा कर रहा है। केस में कोई भी हो सकती है डिस्प्यूटिंग पार्टी। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर किसी के लिए फैसिलिटी नहीं है। ये फैसिलिटी जनरली वुमेन, चिल्ड्रन, मेंबर ऑफ एससी एसटी, इसके अलावा इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, जिसमें कह सकते हो कोई वायलेंस है, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, डिसेबल्ड पर्सन। और मोटी बात करें तो इनकम जो है वो 1 लाख से ज्यादा ना हो उनकी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई लिमिट डिसाइड कर रखी है तो। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल वो ट्रांसजेंडर है जो नीड में है अभी, तो उनकी इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लीगल सर्विसेज के लिए फ्री सर्विस देने का प्रोविजन किया गया। अब आप देखते हो यहां पर कि सीनियर सिटीजन तो किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं, तो वो फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम डिफाइन किया जाता है कि हाँ भाई इस कैटेगरी की सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए
तो यहां पर हमें ये समझ में आ रहा है कि इक्वल जस्टिस तभी इंश्योर होगी जब लोगों को कोर्ट में जाकर के अपने ही केस को डिफेंड करने के लिए वकील अब मुहैया कराया जाए, चाहे वो गरीब है तो फ्री में करवाया जाए। तो ये आर्टिकल 39A के आधार पर 42nd अमेंडमेंट के आधार पर ये प्रोविजन डाले गए। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क की बात करता है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। मैं बात कर रहा हूं नरेगा की, है ना, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज और ये भी मिलते हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और सिकनेस, इसके लिए जो अनाउंसेस दिए जाते हैं। आपको ध्यान है ना, टीबी के लिए मुझे ध्यान आ रहा है निक्षय करके प्रोग्राम आई गेस, है ना, तो उसके अंदर 500 रुपए या समथिंग अमाउंट आपको पता ना स्कीम के आधार पर दिया जाता है जो भी टीबी के मरीज होते हैं। कारण क्या है कि अगर हेल्दी डाइट रहेगी तो इंडिविजुअल टीबी से फाइट कर पाएगा, है ना। तो ये चीजें आप देखो किस तरीके से जुड़ी हुई है एक दूसरे से। आर्टिकल 42 क्या कह रहा है कि ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए काम की, और मैटरनिटी बेनिफिट आपको पता है ना किस तरीके से प्रेगनेंसी के टाइम पे छुट्टी का प्रोविजन रहता है। तो ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी के आधार पर इंप्लीमेंट होने वाली स्कीम्स हैं। क्लियर हो रहा होगा एक एक चीजें। आर्टिकल 43 क्या कह रहा है, आप लिविंग वेजेस प्रोवाइड करोगे, लिविंग स्टैंडर्ड, सोशो, मतलब अच्छी खासी जिंदगी जीने के लिए सभी वर्कर्स को मिनिमम वेजेस के लिए प्रोविजन करोगे, है ना। इसीलिए लेबर कोड और ये हमारे पास में अवेलेबल है। आर्टिकल 43A ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर स्थापित हुआ था, और इसमें क्या था कि जो इंडस्ट्रीज का जो मैनेजमेंट है उसमें बोला वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि जहां पर मैनेजमेंट के डिसीजन लिए जाते हैं वहां पर अगर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा तो वहां पर वर्कर्स को ध्यान रखते हुए पॉलिसी बनाई जाएगी। और आर्टिकल 47 क्या कह रहा है कि न्यूट्रिशनल लेवल इंप्रूव किया जाए, ठीक है, लोगों की जिंदगी बढ़ाई जाए। तब आप समझ सकते हैं कि यहां पर मोटी मोटी बात कहां पर किसके इर्द गिर्द घूम रही है, समाज के इर्द गिर्द। तो यह आपको ध्यान रख लेना है, यह आपके थे सोशलिस्ट डीपीएसपी, ठीक है। अब हम चलते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स की तरफ। देखो गांधीयन प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि गांधी जी जिन सिद्धांतों को प्रमोट करते थे उनसे इंस्पायर होकर के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किए गए हैं वो। तो इसमें मेजरली हम बात करते हैं कि हमारे सोसाइटी में कोई भी कमजोर कड़ी है तो उसको कमजोर ना रहने दिया जाए, है ना। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना, बुरी जो आदतें हैं उनको छोड़ना, ये सारी चीजें गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित है। तो आर्टिकल 40 तो क्या कह रहा है, विलेज पंचायत को, इसका मतलब पावर डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करने की बात, जो कि फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के 1992 के प्रोविजन के आधार पर जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया पार्ट 9th और शेड्यूल 11th ऐड करते हुए। इसके अलावा आर्टिकल 43 क्या कह रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री, अगेन डिसेंट्रलाइजेशन, कि हाँ भाई छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलेंगे। गांधी जी चरखा के प्रमोटर तो थे ही ना उस जगह, और साथ ही साथ टीम वर्क के ऊपर प्रमोशन ज्यादा दिया बजाय की पावर सेंट्रलाइजेशन। कोऑपरेटिव्स को भी इन्होंने बताया। सिमिलरली आर्टिकल 43B ये क्या कह रहा है कि भाई किसी भी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं उनको भी हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जब कमजोर तबके के 5-7 लोग मिलकर के जब स्ट्रॉन्ग अपनी स्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एम्पावर भी फील करेंगे, डिसीजन मेकिंग भी उनकी खुद की होगी। इससे रिलेटेड 97th अमेंडमेंट 2011 में लाया गया कोऑपरेटिव से रिलेटेड। फिर आ जाओ आर्टिकल 46, ये क्या कह रहा है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा। किन का, SC STs का। भाई सीधी बात है, पूना पैक्ट का क्या प्रोविजन था, ध्यान है ना आपको, यरवदा जेल में किस तरीके से गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ किया था। तो SC STs के अपलिफ्टमेंट के लिए उनके लिए फेवरेबल प्रोविजंस किए जाएं, तो रिजर्वेशन के लिए यहां पर डायरेक्शन दी जा रही है आर्टिकल 46 के थ्रू। अगेन आ जाते हैं 47 पे। 47 ये कह रहा है कि देखो अगर हम ड्रिंक्स या ड्रग्स की बात करें तो उनका यूज केवल मेडिसिनल पर्पस के लिए हो तब तो ठीक है, उनके अलावा इस तरीके की इंटॉक्सिकेटिंग जो जहरीली दवाएं या फिर जो भी ड्रग्स हैं उनको हमें यूज नहीं करना होगा, इसके यूज को बंद करना होगा। बट देखा जाए तो इस डीपीएसपी का वायलेशन बहुत हद तक देखा जाता है, और मोटी बात करें तो कोविड के टाइम पे सबसे पहले शराब की दुकानें ही खुली थी, अगर देखा जाए तो मोटा मोटा। आर्टिकल 48 क्या कह रहा है कि हमें लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना है लोगों की को, कैसे, उनका खाना पीना हेल्दी होना चाहिए, जो आपकी डिफरेंट स्कीम्स चलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, साथ ही साथ हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आयुष्मान भारत जैसी स्कीम चल रही है। तो मोटी बात करें तो यहां पर आप एक इंडिविजुअल लेवल की ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एक एक इंडिविजुअल, तो ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज मैनर में एम्पावरमेंट आता है। फिर आ जाओ आप लिबरल इंटेलेक्चुअल की बात कर लेते हैं। तो इसमें सीधी बात है आर्टिकल 44 तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो देखो अब की बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस स्पीच में भी बोला कि बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, और वो भी
सेक्युलर मैनर में, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को या किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा, ना किसी एक को फेवर किया जाएगा। इसके लिए तो देखो शाहबानो केस में 1985 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि समाज में जिस तरीके की कुरीतियां चल रही हैं, जिसमें एक धर्म में महिलाओं को बहुत ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको अगर हमें ठीक करना है तो उसका तरीका एक ही है कि एक हमारे पास में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तो हामी पहले से ही है इस पर्टिकुलर प्रोविजन में। आर्टिकल 44 यूसीसी, आर्टिकल 45 कहता है कि बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, मैंने बताया 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया आपका 2002 में, तो उससे पहले आर्टिकल 45 क्या कहता था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था स्टेट करेगा या करना चाहिए। बट अब क्या है, 6 साल तक के बच्चों के लिए खाने की और पढ़ाई की व्यवस्था उनके लिए की जाए। मतलब खाने की मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, जिसमें पूरी एकदम प्रोटेक्शन आ जाती है, आंगनबाड़ी वाला सिस्टम वो सारा इंक्लूडेड है, उसके लिए व्यवस्था की जाए। पर उसको अभी तक अधिकार में कन्वर्ट नहीं किया है ना, अभी गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रही है। बट अगेन हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को हेल्दी चाहते हैं, तो भाई इस पे तो काम करना होगा। तो अभी क्या है, 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि 6 से 14 साल के लिए आपका आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट हो गया, शिफ्ट कर दिया यहां से निकाल के, और 45 में चेंज कर दिए। आर्टिकल 48 ये कहता है कि हम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को साइंटिफिक लाइन में प्रमोट करेंगे, जिससे कि हमारा जो एग्रो बेस्ड जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम और ज्यादा स्ट्रांग बना सके। आर्टिकल 48 ए ये कहता है कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए स्टेट है वो एफर्ट करेगा, और ये प्रोविजन कहीं ना कहीं इमरजेंसी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट लाया गया था ना, उसमें ऐड किया गया। 49वां ये कहता है कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए एफर्ट किए जाएंगे। 50वां ये कहता है कि भाई पावर सेपरेशन का प्रोविजन, आपको ध्यान है ना कि भाई डेमोक्रेसी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तीनों के बीच में पावर सेपरेशन होना चाहिए, इससे कि वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करे, प्रॉब्लम ना हो। तो ये आर्टिकल 50। और आर्टिकल 51 क्या कह रहा है, इंटरनेशनल पीस, इसका मतलब हम दुनिया में किसी से भी लड़ाई करने की सोचेंगे नहीं। वो बात अलग है कि हमारे ऊपर कोई अगर परेशानी क्रिएट करेगा तो हमें फिर जवाब देना रहता है, बट मोटी बात करें तो इंटरनेशनल लॉज को हम मान के चलते हैं। इंटरनेशनल शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए हम हमेशा एफर्टफुल रहते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो किस तरीके से इनको हम 3 पिलर्स के बेसिस पे, 3 आइडियाज के बेसिस पे डिवाइड करके पूरे डीपीएसपीस को समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लिसिट मैनर में कुछ चीजें और देख लेते हैं जो कि हमारा इस लिस्ट में ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, जैसे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के आधार पर ऐड हुए। जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें आर्टिकल 39F, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A ये ऐड हुए थे। साथ ही साथ स्टेट लिस्ट से निकाल करके 5 सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। आपको पता है लिस्ट का जो प्रोविजन है हमारे 7th शेड्यूल में दिया हुआ है, और जिसमें यह है कि भाई क्या काम कौन कर सकता है, किसका जुरिस्डिक्शन रहेगा। तो ऐसे में जो सेकंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट, उसमें 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे। वो 5 सब्जेक्ट आप देखो, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये टोटल 5 हो गए। इन पांचों को निकाल करके और अभी डाल दिया गया है थर्ड लिस्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। और ये प्रोविजन कब किए गए थे? 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, इंदिरा गांधी के समय पे, राइट। चलिए 44th अमेंडमेंट में क्या किया गया? इंदिरा गांधी जी के बाद में किसकी सरकार आई थी? मोरारजी देसाई जी की। तो उन्होंने आर्टिकल 38(2) जोड़ा और उसमें बोला कि समाज में असमानताओं को हमें खत्म करने के लिए काम करना है, ध्यान रख लें। फिर आ जाओ आर्टिकल 86th अमेंडमेंट के आधार पर क्या हुआ? आर्टिकल 45 वाला प्रोविजन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि फंडामेंटल राइट बना दिया गया है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, और 0 से 6 वालों के लिए प्रोविजन अभी भी आर्टिकल 45 करके रखता है। 97th अमेंडमेंट, इसमें आर्टिकल 43 भी ऐड कर दिया गया, और आप मोटी मोटी बात करोगे इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रमोशन की बात की गई है। फिर हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से, एक मैंने पूरा एक आपको बताया तो जमीन का, रोड का सारा खेल, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट देखा हमने कि कैसे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टैब्लिश होता है, और क्या ये जर्नी रही इसको सेटल करने की। तो होता क्या है, वही अगेन बात आ गई। देखो आपको पता है ना कि एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, शुरुआती गवर्नमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार, है ना। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार के सामने जुडिशरी इतना ज्यादा मुखर होकर नहीं बोलती थी, क्योंकि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वही सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अदब वाली बात बन जाती है। तो ऐसे में आप देखते हो कि चंपाकम दोरई राजन केस में 1951 में
ये प्रोविजन कर दिया कि भाई बात ऐसी है कि फंडामेंटल राइट्स है ना, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आप प्रोविजन के आधार पर डीपीएसपी से थोड़ा स्ट्रांग है, बट पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है। बस ये बात है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रोविजन ठीक ठाक कर दिया। फिर बाद में इसी बात को लेकर के वही केस अगेन आ गया कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना है, उधर फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं, तो गोलकनाथ केस आता है 1967 में। तो उसमें यहां तक बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स है ना, वो तो सैक्रोसैंक्ट है। सैक्रोसैंक्ट का मतलब इनको कोई छेड़ ही नहीं सकता। इसका मतलब डीपीएसपी चाहे कुछ भी कहे, सरकार कुछ करना चाहे या ना करना चाहे, फंडामेंटल राइट्स तो बिल्कुल स्ट्रॉन्गर मैनर में मेंटेन रहेंगे। डीपीएसपी के कंपैरिजन में फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये क्यों हुआ? यहां पर सरकार किसकी थी भाई? आप देखो सरकारों का फर्क पड़ता है। ये सरकार थी पंडित जी की, और यहां पर अभी 67 में सरकार आ गई इंदिरा गांधी की। अब यहां से एक गजब का फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूटिव सरकार और जुडिशरी के बीच में। जुडिशरी बोले कि भाई कैसे भी करके आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे छेड़ सकते हो। एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कि भाई डिफरेंट लॉज को और इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, डिफरेंट डीपीएसपी को ध्यान रखते हुए काम करते हुए करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, चेंज भी करना पड़ेगा। इसलिए फिर आप देखोगे कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई केस आएगा तब तो फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रांग बताया जाएगा, और सरकार जैसे ही कोई अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर देगी तब लगेगा कि डीपीएसपी स्ट्रांग हो रहा है। तो अब आप गोलकनाथ केस में देखो किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को सैक्रोसैंक्ट तक बोल दिया कि छेड़ ही नहीं सकते आप, तो है ना। छेड़ने का अधिकार किसको? पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट में भी मेन कहां से? आपको पता है ना सरकार किसके हाथ में रहती, आई मीन डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में रहती है? जिनके पास में मेजोरिटी रहती है। और उस टाइम पर तो कांग्रेस की मेजोरिटी अच्छी खासी चली रही थी। वो बात अलग है, स्प्लिट और कई इश्यूज आ गए थे, बट मोटी बात अगर करी जाए तो एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजेस को लेकर के। तो गोलकनाथ केस क्या कह रहा है? फंडामेंटल राइट्स हैं वो सैक्रोसैंक्ट है, छेड़ ही नहीं सकते, और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। फिर 24वां अमेंडमेंट लाया गया इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में, जिसमें यह बोल दिया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को हटा सकती है ना। और अमेंडमेंट अगर कर दिया तो उसको लेकर के, उस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला भी दिया तो उसको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब आप देख लो एक तरीके से सरकार ने सारी पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश की कि नहीं। यहां पर आर्टिकल 31C जो है वो ऐड कर दिया गया, जो मैंने बताया था आपको कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने इम्यूनिटी क्रिएट की। तो ऐसे में डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से स्ट्रांग लगे कि नहीं यहां पर आपको। फिर आ जाता है केशवानंद भारती केस, इसी 24वें अमेंडमेंट के चलते। क्या कहा जाता है कि भाई बात ऐसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने एक सपना देखा था कि हमारा इंडिया कैसा होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जो बेसिक चीजें हैं, जो बिल्कुल यूनिक है, हम एकदम पिलर है मेन, उनको हम बेसिक स्ट्रक्चर कंसिडर करके चलेंगे, और उनको आप नहीं छेड़ सकते। ये बात ठीक है कि कहीं पर भी अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है तो वो ले सकती है, क्योंकि उनको अथॉरिटी है, सोवरेनिटी है पार्लियामेंट के पास में। बट वहां पर एक टेस्ट करना होगा, उस टेस्ट को बोल दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट। और इस केस में भी कहीं ना कहीं यही मुद्दा निकल के आया था। अब आप देखोगे कि यहां पर केशवानंद भारती केस में भी क्या था कि भाई जमीन थी, जमीन को सरकार लेना चाह रही थी डेवलपमेंट के नाम पर, है ना। पर वहीं पर केशवानंद भारती केस के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखो राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 31 जो हुआ करता था उस टाइम पे, क्योंकि हटा कब था? 77 में, 77 क्या 78 77 में, राइट। तो उस टाइम पर क्या बोला कि भाई बात ऐसी है कि राइट टू प्रॉपर्टी है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, बट अगर आप बाकी फंडामेंटल्स की बात करो तो वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसका मतलब बाकी अधिकारों को आप छेड़ नहीं सकते, और छेड़ोगे तो अगेन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और वहां पर जुडिशरी चेक करेगी कि वो काम जो पार्लियामेंट के द्वारा किया गया, एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया गया, वो सही है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर अब आप देखो इस चीज को ओवरकम करने के लिए 42nd अमेंडमेंट लाया जाता है इमरजेंसी के टाइम पे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, इसी टाइम पर कमिटेड जुडिशरी की इनकी बात आने लग गई थी कि हाँ भाई जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव्स के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, हम जो बोले वैसा काम करें। तो इस तरीके से ये मामला डेवलप होता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ? बोल दिया कि भाई अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कानून लाया जाता है और वो अगर आर्टिकल 14 और 19 के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी आ जाए तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अब बोलो डीपीएसपी को फिर से फंडामेंटल राइट से स्ट्रांग बनाया कि नहीं अमेंडमेंट ने?
यही चल रहा है देखो डिबेट। फिर मिनर्वा मिल केस आता है 1980 में। तो सबसे पहले तो इस केस में जब ये मामला फंडामेंटल राइट्स का आया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कह दी कि भाई बात ऐसी है कि जब भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स को जरूर चेक किया जाएगा, उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, या फिर डीपीएसपी की इंप्लीमेंटेशन में एक रीजनेबलनेस चेक की जाएगी कि हाँ वाकई में क्यों उस चीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके चलते आर्टिकल 19 और 14 में कहीं कोई एयर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है तो डीपीएसपी को थोड़ा प्रिवेल करवा दिया जाएगा। बट पॉइंट इज कि इसका मतलब यह नहीं है कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप आर्टिकल 14 और 19 को बिल्कुल हाशिए पे लगा दोगे, ये चीज बिल्कुल डिस्कार्ड कर दी और यहां पर पॉइंट डाल दिया कि देखो जी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। और आज की परिस्थितियां क्या कहती हैं कि देखो मोर और लेस फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज हैं वो मोर और लेस अपने हिसाब से बैलेंस्ड हैं, बट फंडामेंटल राइट्स को एक अपर हैंड मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए आपके पास आर्टिकल 32 जो खुद एक फंडामेंटल राइट है, उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वो क्या देखेंगे कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कोई पॉलिसी या फिर कोई भी लॉ या फिर कोई भी प्रोविजन के आधार पर, है ना, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो या फिर ऑर्डिनरी लॉ हो। तो कहने का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए जुडिशरी चेक करती है कि भाई कोई भी प्रोविजन कोई भी काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स के साथ में कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कहने का मतलब अपर हैंड किसका रह गया फाइनल? जुडिशरी के चलते फंडामेंटल राइट का। तो ये रिलेशनशिप यहां पर फाइनल अभी देखी जा सकती है कि मोर और लेस दोनों इक्वल देखे जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट अपनी जगह, बट फिर भी फाइनल जो है एंड जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में डिफरेंस। मोटी मोटी बात ऑलरेडी आपको सारी पता है। पहला काम क्या है इनके बीच में डिफरेंस की बात की जाए, देखो जी फंडामेंटल राइट्स जो है हमने यूएसए से लिया जबकि डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया। फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव होते हैं, डीपीएसपी पॉजिटिव है। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की बात करते हैं, डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसके अलावा फंडामेंटल राइट जस्टिशियबल है, लीगल सैंक्शंस रखते हैं, इसके सॉरी लीगल सैंक्शंस रखते हैं मतलब इनका तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। वहीं पर यहां पर आप देख सकते हो डीपीएसपी है ये मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन रखते हैं। दैट मीन्स कोई भी पॉलिसी बनेगी तो इनके बारे में देखा जाता है कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, आदर्शों की बात हो रही है मोटी मोटी बात करें। वहीं पर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये इंडिविजुअल और पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की बात करता है। वहीं पर डीपीएसपी की हमने बात की है सोसाइटी या सोसाइटेरियन या सोशलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है, कम्युनिटी की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। यहां पर एक की बात हो रही है, यहां पर मल्टीपल इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको लॉ बनाने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन में, डीपीएसपी के लिए आपको कुछ ना कुछ लॉज लाने होते हैं। इसके अलावा कोर्ट जो है किसी भी कानून को फंडामेंटल राइट्स के साथ में अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। बट डीपीएसपी में क्या है कि अगर कोई कानून डीपीएसपी का वायलेशन करे तो कोर्ट वहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर तो नहीं करेगा, बट बट कोई लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गया तो वहां पर जुडिशरी ये देखेगी कि जो लॉ बनाया गया है वो कौन सी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, क्या इंटेंट है सरकार का, किस तरीके सरकार मतलब वहां पे मैं ओवरऑल स्टेट की बात कर रहा हूं, लेजिस्लेचर भी आ गया उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया, तो उनके द्वारा किस चीज को सोचते हुए ये काम किया गया है। तो जब वो किया गया है फिर देखेंगे ना डीपीएसपी के नजरिए से, फिर ये बोल देंगे कि यार डीपीएसपी इंप्लीमेंट हो रहा है इसको तो रखो कंटिन्यू। पर इसका मतलब ये नहीं कि डीपीएसपी वायलेट हो गया तो आप सीधा केस कर दोगे, है ना, क्योंकि डीपीएसपी क्या है पॉजिटिव, हमेशा प्लस की बात करेंगे, किसी को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, करवाने की बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में दो इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स बन जाते हैं कि ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो हमें पिछले पार्ट में देखने थे कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के बाहर हैं, आपको ध्यान रख लेना है भाई। आर्टिकल 265 जो कि पार्ट 12 में है वो ये कि भाई अथॉरिटी बाय लॉ, कानून के द्वारा स्थापित जो भी आपकी व्यवस्था है उसके अलावा कोई टैक्स कलेक्शन आपसे कोई करेगा नहीं, है ना। आर्टिकल 300 ए क्या कहता है, मैंने बताया आपको, राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इसको एक तरीके का लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया। आर्टिकल 301 की बात करें, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू आउट द कंट्री, उसको फ्री बनाने की बात कर रहा है।
है ना, आप पूरे देश में कहीं पे भी ट्रेड करना चाहो, इससे क्या होती है, इंटीग्रिटी मेंटेन होती है देश की। आर्टिकल 326 क्या कह रहा है भाई, सीधी बात है, हाँ, आप किसी भी तरीके का टैक्स अगर कहीं पे भी कोई लगाते हो तो किस तरीके से उसका एप्लीकेशन होगा उसके बारे में, है ना। और एडल्ट सफरेज की बात, राइट टू वोट का प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक तरीके का, वो प्रोविजन और आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना कि कौन कौन से अधिकार जो है पार्ट थर्ड के अलावा भी है। और ये है आपके कुछ डायरेक्टिव्स, है ना, जो कि डीपीएसपी के तहत नहीं मेंशन्ड है। जैसे कि आर्टिकल 335 है आपका पार्ट 16 का, वो क्या कहता है, एससी एसटीज के लिए आप प्रोविजन करोगे, है ना, सर्विसेज में। इसके अलावा आर्टिकल 350 है, क्या कह रहा है, मदर टंग में इंस्ट्रक्शन को प्रमोट करोगे। आर्टिकल 351 क्या कह रहा है, हिंदी लैंग्वेज में अपना हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। तो जो भी आर्टिकल्स मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, इनको 3 से 4 बार आप रिवाइज कर देंगे। अब देखो इनके आंसर्स की अगर बात करें ना, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किस चीज का वायलेशन है। देखो इस चीज के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिटेल में पढ़ा हमने कि किस तरीके से हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, है ना। तो वो प्रोविजन आपको डीपीएसपी के अंदर मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि आर्टिकल 50 ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हम जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर तीनों के बीच में सेपरेशन मेंटेन करके चलेंगे, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके। तो ये भी प्रोविजन कहीं ना कहीं कहां पर हमें देखने को मिला, डीपीएसपी के अंदर। तो ये दोनों चीजें आपके लिए एकदम सिंपली आंसर देने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो चुकी होगी। दोस्तों पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आप लोगों के लिए जो भी सेल्फ स्टडी पर रिलाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी सहायता के लिए, उनकी तैयारी को एक बूस्ट देने के लिए ये आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 अभी रन कराया जा रहा है। इनके डिफरेंट फेजेस हैं, जिनमें एक फेज ऑलरेडी चल रहा है, सेकंड फेज आपका नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी डिटेल में आने वाले 2-4 सेकंड में आपको देने वाला हूं। देखो इसमें इंटीग्रेटेड आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया जाएगा, जिनमें आप एमसीक्यूज की भी तैयारी करोगे, आंसर राइटिंग पर भी आपका पूरा फोकस रहेगा। एमसीक्यूज की बात करें तो 450 जीएस के, 4500 तो जीएस के क्वेश्चंस और 700 से ज्यादा सी सेट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि प्रीलिम्स में आपकी हेल्प करेंगे। और 450 से ज्यादा आपके मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग हो जाएगी, इससे आपकी मेंस में हेल्प होगी। साथ ही साथ 30 से ज्यादा टॉपिक्स के लिए आपको ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। फर्स्ट फेज 20 अगस्त से 10 नवंबर है। सेकंड फेज इसकी बात करें तो 11 नवंबर से 25 जनवरी है। थर्ड फेज 1 फरवरी से 16 मार्च और फोर्थ फेज 23 मार्च से 11 मई तक। और फिफ्थ फेज है वो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा। सो द पॉइंट इज कि इस प्रोग्राम पे आप आराम से रिलाई कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी बेसिस पर अपनी तैयारी को आगे ले जाना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो इस पे आप रिलाई कर सकते हैं। और हाँ, अगेन आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेंशन ना लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में जो था हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डीपीएसपी से रिलेटेड, वो हमने कवर किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।